नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम डिस्पोजल एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इससे पहले मैं बोनस शेयर्स के पॉइंट से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। उसी श्रृंखला में आज हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो ये यहाँ पर आपको एक बैलेंस शीट दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है 3 लाख की, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 2 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस 1,40,000 दे रखा है, डिबेंचर्स दे रखे हैं और क्रेडिटर्स दे रखे हैं लायबिलिटी साइड में। इसी प्रकार एसेट्स में आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखी है, इसके अलावा डेटर्स दे रखे हैं करंट एसेट्स में, स्टॉक गिवन है, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स में कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, ये आपको गिवन है। देन आप देखेंगे नीचे आपको नोट्स टू अकाउंट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी यानी कि आकस्मिक दायित्व जो हैं वो दे रखे हैं, प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड और इसके साथ ही आपको प्रपोज्ड टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड दे रखा है। 20,000 का डिविडेंड है और 5,824 के आपको प्रपोज टैक्स दे रखा है और टोटल है 25,824 का। ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या है? कंटिंजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी कि चिट्ठे की तिथि के बाद घटी घटनाएं एवं आकस्मिकताएं। AS 4 में 1 अप्रैल 2017 से अमेंडमेंट किया गया है। लेखा मानक जो ये 4 है, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो संशोधित है, उसके अनुसार यदि कोई कंपनी बैलेंस शीट बनाने की डेट के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स को जारी करने की डेट से पहले शेयर होल्डर्स को डिविडेंड घोषित करती है, तो कंपनी ऐसे लाभांश को, ऐसे प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट की डेट को लायबिलिटी के रूप में मान्यता नहीं दे सकती, क्योंकि उस समय कोई भी लायबिलिटी पैदा नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसे लाभांश को, ऐसे डिविडेंड को नोट्स टू अकाउंट्स के अंतर्गत कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाएगा। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि जो ये प्रपोज डिविडेंड है ये AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा जो घोषित या स्वीकृत किए जाने पर ही ड्यू होता है, और वो जो AGM होती है वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में आयोजित होती है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसा कंटिंजेंट लायबिलिटी में ये दिखा रखा है। आगे आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM में जो प्रस्ताव रखे गए थे संचालकों ने, उनका अनुमोदन कर दिया गया। कौन कौन से प्रपोजल्स थे इसके बारे में बता रखा है। पहला था 10% प्रस्तावित लाभांश का नकद भुगतान किया जाए, जो आपको ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखा रखा था, इसके भुगतान के बारे में बात हो रही है। दूसरा है हर एग्जिस्टिंग 4 शेयर्स के होल्डर को 1 बोनस शेयर इशू किया जाए। तीसरा है बोनस शेयर से पहले अंशधारियों को अधिकार दिया गया कि प्रत्येक 4 अंशों पर एक नया 10 रुपये वाला अंश 15 रुपये में ले लें, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, बोनस अंशों के निर्गमन से पहले का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले जैसे 20,000 शेयर्स इशूड है ना, तो 20,000 शेयर होल्डर्स को ये राइट दिया गया कि 4 पर 1 ले लें, यानी कि 5,000 शेयर्स C पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ हम देख रहे हैं 5,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे 10 वाला 15 रुपये पर। और इसी में आगे आपको बता रखा है, कह रखा है कि इन सब की जनरल एंट्रीज पास कीजिए और फिर कंपनी की बैलेंस शीट बनाइए। डिविडेंड पर टैक्स की रेट जो है 29.12% मानिए। ठीक है, अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी में दे रखा था, इसे जब कंपनी प्रपोज डिविडेंड जो ये है, इसे अंशधारियों की वार्षिक सभा में जब स्वीकृत किया जाएगा तो क्या एंट्री होगी, देखिए। इसके लिए हम 2 एंट्रीज पास करेंगे। पहली सरप्लस डेबिट टू प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड टू प्रपोज्ड टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड। ये दोनों की अमाउंट्स आपको ऊपर दे रखी हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंतर्गत। ठीक है, 20,000 का प्रपोज्ड डिविडेंड है और 5,824 का उसके ऊपर
क्या है, टैक्स है। तो 25,824 का ये की ये एंट्री आपको टोटल सरप्लस को डेबिट करते हुए कर देनी है। ठीक है, तो इसमें आप लिख देंगे प्रपोजल फॉर डिविडेंड रिकमेंडेड इन AGM। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री है डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोजल के लिए प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, प्रपोज्ड टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रपोज शब्द हटाते हुए इन दोनों को आप दोबारा से लिख दीजिए, टू इक्विटी शेयर डिविडेंड टू टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड। तो उन्हीं अमाउंट से 20,000 का डिविडेंड और 5,824 का टैक्स। ठीक है, इसके बाद ये एंट्री थी आपकी बीइंग डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोजल फॉर डिविडेंड। देन जो ये 20,000 का हमें डिविडेंड पे करना है, इसके लिए हमें एक अलग से बैंक खाता, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। तो उसके लिए एंट्री करनी होगी। साथ ही जो टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड है 5,824, इसको भी पे करना होगा। तो चाहे तो आप दोनों की कंबाइंड एंट्री कर दीजिए, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट, टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20,000 से डिविडेंड बैंक को डेबिट कर दीजिए, 5,824 से टैक्स को डेबिट कर दीजिए और टोटल टू बैंक यानी टोटल जो बैंक है उसको क्रेडिट कीजिए आप 25,824 से। तो ये तो कंबाइंड एंट्री है। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप सेपरेट एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेपरेट अकाउंट ओपनड और टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड पेड। तो 5,824 से आप दूसरी एंट्री और पहली 20,000 से कर सकते हैं, और चाहे तो आप जैसे मैंने कर रखी है कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। देन इक्विटी शेयर डिविडेंड टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड या डिविडेंड वारंट इशूड, जैसा भी है कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं जो नीचे आपको सेकंड पॉइंट दे रखा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसके अकॉर्डिंग जो बोनस टू शेयर होल्डर्स है उसके डिक्लेरेशन की बात करते हैं। सरप्लस डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, ये 50,000, ये कैसे आया 50,000? देखिए आप आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, कि हर 4 अंशों के धारक को 1 अंश मिलेगा एज बोनस शेयर। तो 20,000 शेयर्स जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उन पर कितने बोनस शेयर्स इशू होंगे? 20,000 इंटू 1/4, यानी कि 5,000 इक्विटी शेयर्स विल बी इश्यूड एज बोनस शेयर्स। और एक शेयर का मूल्य कितना है? 10 रुपया। तो 5,000 अंशों के लिए 5,000 गुना 10, 50,000 रुपये का ये 50,000 अमाउंट से आप एंट्री पास करेंगे। सरप्लस डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स बीइंग डिक्लेरेशन ऑफ बोनस फ्रॉम सरप्लस, कि सरप्लस में से बोनस डिक्लेयर किया गया। तो ये आपका था बोनस को सरप्लस से चार्ज करने की एंट्री। इसके बाद आप इक्विटी शेयर कैपिटल जारी करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट या बोनस टू शेयर होल्डर के रूप में। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, ये सारी जनरल एंट्रीज मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। तो 50,000 का ये बोनस शेयर इशू की एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें क्रेडिट हो जाएगी। देन लास्ट जो थर्ड पॉइंट था वो क्या पॉइंट था कि बोनस अंशों के निर्गमन से पहले जो शेयर्स हैं उन पर उन अंशधारियों को अधिकार दिया गया कि वो अपने द्वारा जो अंश धारण किए गए हैं उन 4 अंशों के धारण के बदले में एक अंश जो है एक अंश उन्हें और जारी किया जाए, ऐसा उन्हें एक राइट दिया गया। तो इसमें आपको ये थर्ड पॉइंट में दे रखा था कि उन्हें अधिकार दिया गया कि हर 4 अंशों पर एक वो नया अंश ले लें, 10 वाला 15 पर। ठीक है, तो 4 अंशों के बदले में एक, तो सेम 20,000 अंशों के लिए कितने अंश होंगे? 5,000। ओके, 5,000 शेयर और 15 पर वो ले लें, यानी कि 75,000 से आपको बैंक को डेबिट करना है। ये हम शेयर्स इशू वाली एंट्रीज फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 5,000 गुना 15 है ये 75,000। तो 75,000 से आप बैंक को डेबिट कीजिए।
और देन आप इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी जो है इसको ट्रांसफ़र कीजिए कैपिटल में और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। देन एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ भी आप देखिए 5000 इक्विटी शेयर्स थे और इनकी जो फेस वैल्यू है वो 10 है, तो 50,000 से इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कीजिए। देन 5000 इंटू 5 प्रीमियम है, क्योंकि 10 वाला अंश 15 में देने की बात हो रही है तो 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम होगा। तो 25,000 से सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कीजिए, तो टोटल 75,000 से एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेबिट करना ही है। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये आपका आपकी लास्ट एंट्री रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। तो बैलेंस शीट को हेड वाइज जैसे हम जानते ही हैं पॉइंट वाइज बनाना होता है। फर्स्ट में हमें फर्स्ट हेड जो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड में ऑथराइज कैपिटल विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन एज इट इज़, आप इसको लिख लीजिए। देन सेकंड पॉइंट में इसी में इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहाँ आप देखिए 20,000 अंश तो पहले से जारी थे और थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग 5,000 अंश और जारी किए गए थे। तो 20,000 और 5,000 25,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं यहाँ आपको मेंशन करने हैं। तो आप लिख देंगे 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप 2,50,000। देन जो बोनस शेयर्स के रूप में जारी किए गए हैं अंश उनको आपको अलग दिखाना है। 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप इश्यूड एज बोनस शेयर्स। जो शेयर अदर देन कैश की कंसिडरेशन में जारी किए जाते हैं उन्हें हमको अलग दिखाना होता है। तो बोनस शेयर आपको अलग से दिखाने हैं। 50,000 के आपने बोनस शेयर जारी किए हैं तो वो आप दिखा देंगे। देन रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1,40,000। फिर आपने 2 एंट्रीज पास करी हैं जिनमें कि आपने एक बार सरप्लस को डेबिट किया है 25,824 से रिगार्डिंग proposed dividend and tax, and second time we have debited surplus amount थी आपकी 50,000, ठीक है, बाय 50,000। और ये 50,000 था आपका बोनस टू शेयर होल्डर का जो आपने सरप्लस से उसको चार्ज किया था। तो 64,176 जो आपका रिमेनिंग सरप्लस का बैलेंस आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, 1,40,000 गिवन था ऑलरेडी सरप्लस में। इसमें से आपने 2 एंट्रीज में सरप्लस को डेबिट किया है, एक बार 25,824 से और दूसरी बार 50,000 से। इन दोनों को आपने लेस कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 64,176। और देन एक सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का और हमारे पास यहाँ आ रहा है। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपका लास्ट एंट्री में जो था 5,000 इंटू 5 यानी कि 25,000 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। देन नॉन करंट लायबिलिटीज़ में डिबेंचर्स गिवन थे ऑलरेडी क्वेश्चन में, एज इट इज़ आप मेंशन कीजिए। और इसी प्रकार करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स ये भी ऑलरेडी गिवन है, देयर विल बी नो चेंज, सेम अमाउंट्स आ जाएंगी ये दोनों की, डिबेंचर्स की भी और क्रेडिटर्स की भी। देन टोटल 624,176। नाउ कम टू द एसेट्स। एसेट्स के हेड में आप देखिए नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारे पास। टेंजिबल में है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट, आप सेम लिख दीजिए क्योंकि यहाँ कोई अंतर या कोई चेंज नहीं है। दूसरा करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स नो चेंज, सेम अमाउंट। इन्वेंट्रीज में स्टॉक सेम अमाउंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड सेम अमाउंट लाइक क्वेश्चन। और कैश एट बैंक में ज़रूर थोड़ा चेंज होगा क्योंकि जो आपको बैलेंस शीट में दे रखा है कैश एट बैंक का दैट इज़ 2,20,000, आउट ऑफ विच डिविडेंड जो है डिविडेंड बैंक में हमने 20,000 जमा करवाए थे और 5,824 का जो था वो हमने टैक्स पे किया था। तो एंट्री जो थी आपने अगर देखा होगा तो एंट्री थी डिविडेंड बैंक डेबिट, टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड डेबिट टू बैंक हमने किया था 25,824 से, तो वो आपने घटा देना है क्योंकि अमाउंट या पैसा हमारा यहाँ पर 25,824 हमारे जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। ऐड कीजिए 75,000 जो कि सेकंड लास्ट एंट्री के अकॉर्डिंग
शेयर जारी किए गए थे 5,000 शेयर, 10 वाला 15 पर, तो 5,000 गुना 15 75,000 हमारे पास आए थे सेकंड लास्ट एंट्री के अकॉर्डिंग। तो उनको आप ऐड कीजिए, बैंक डेबिट हो रहा है तो जोड़ दीजिए, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो घटा दीजिए। तो इस तरह से आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 269,176। तो टोटल 624,176। इस तरह से आप देखेंगे कि बैलेंस शीट की दोनों जो साइड्स हैं हमारी लायबिलिटी 624,176 एज वेल एज असेट्स 624,176। तो इस तरह से ये हमारी बैलेंस शीट जो है इसका टोटल, इसका जो जोड़ है वो मेल खा रहा है, वो मैच कर रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन नंबर 10। तो आई थिंक इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे ऑलमोस्ट पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, कवर हो चुके हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अब आप इसके कुछ एक सॉल्यूशंस, कुछ एक क्वेश्चंस आप इसके और सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके पास बुक है तो। और अगर कोई डाउट आ रहा है आप तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हम आज। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड है। तो वो मैं आपसे उससे संबंधित जो मैटर है, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।